देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया, मतलब 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ और पेश होने के साथ ही हंगामा होना शुरू हो गया और विपक्ष ने कई आरोप लगाए इस बिल के ऊपर कि ये बिल सही नहीं है। सत्ताधारी का कहना है कि नहीं, ये बिल बहुत अच्छा है, ये एथिकल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं क्या करता है, और मजबूत करेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक है क्या। पहला चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये अधिनियम नहीं हुआ, मतलब एक्ट अभी नहीं बना, और जब एक्ट ये अगर बन जाता है तो ये 130 नहीं रहेगा, इसका नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिल नंबर 130 ही रहेगा लेकिन एक्ट नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। अब देखिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, मोटा मोटी अगर आप इसको देखा जाए, पहले इसका प्रावधान समझ लीजिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे पक्ष विपक्ष पे क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर और इनके मिनिस्टर, मतलब स्टेट के मिनिस्टर, या फिर यूनियन टेरिटरी, है ना। दरअसल इसमें क्या है कि 3 विधेयक को पेश किया गया, 3 बिल को पेश किया गया। एक तो 130वां संविधान संशोधन जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित है, एक बिल पेश किया गया जो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, और एक जम्मू एंड कश्मीर से अलग से पेश किया गया। तो 3 विधेयक पेश किया गया, तीनों का उद्देश्य एक ही है, इसलिए मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया समझिएगा ध्यान से, कि प्राइम मिनिस्टर हो या फिर यूनियन में कोई भी मिनिस्टर हो, या फिर राज्य में मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, या फिर उनके कोई भी मिनिस्टर, इन पर यदि कोई आरोप लगता है, ध्यान से समझिएगा क्या लग रहेगा, कोई आरोप सिद्ध अभी नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई आरोप लगता है, गंभीर आरोप लगता है, जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, या फिर कोई गंभीर आरोप, रेप हो गया, हत्या हो गया, इस तरह का कोई आरोप लगता है, एक गंभीर आरोप यदि प्राइम मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर पर यदि लगता है, और आप ध्यान रखिएगा उस ये जो आरोप लगा है उसके लिए सज़ा का प्रावधान 5 साल या फिर उससे अधिक है। ध्यान से समझिएगा, जो भी आरोप इन पर लगा है, जो गंभीर आरोप लगा है, उसमें यदि इनको सज़ा मिलेगा तो सज़ा का प्रावधान हमारा कानून क्या कहता है कि 5 साल या इससे अधिक है। और उसी दौरान यदि उनको इनमें से किन्हीं को भी, जिस पे ये आरोप लग रहा है, इनको हिरासत में लिया जाएगा, और यदि 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में ले लिया गया, 30 डेज से ज़्यादा यदि हिरासत में ले लिया गया, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप ही है, और 30 दिन से ज़्यादा अगर हिरासत में ले लिया जाएगा तो इनका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर होंगे तो राष्ट्रपति करेंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे तो गवर्नर करेंगे, ठीक है। तो इनका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 30 दिन से ज़्यादा यदि वो हिरासत में रहते हैं तो। क्लियर है चीज़, मोटा मोटी आपको मेरे ख्याल से मामला समझ में आ गया होगा। क्या है कि ऐसा गंभीर अपराध का इन पर आरोप लगा हो जो कि क्या 5 साल या उससे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान उसमें है, जो आरोप लगा उसमें अगर सज़ा हो जाएगा तो 5 साल या उससे अधिक का सज़ा का प्रावधान है, और 30 दिन से ज़्यादा अगर वो हिरासत में रहते हैं तो फिर उनका मेंबरशिप क्या हो जाएगा, मतलब मेंबरशिप नहीं, ये पोस्ट, पीएम पोस्ट या सीएम पोस्ट या मिनिस्टर पोस्ट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये इस अमेंडमेंट में बताया गया है। अब इस पे दिक्कत क्या है, पहले तो आप समझिए सरकार का क्या पक्ष है। सरकार का पक्ष ये है कि सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं जो इतने ऊंचे पोस्ट पे बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, और उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि एक नैतिकता है ना, एक नैतिकता भी कहेगा कि अगर हम पर कोई आरोप लगा रहा है तो मेरा नैतिकता कहता है, मेरा एथिक्स कहता है कि हम इसमें क्या कर दें, त्यागपत्र दे दें। अगर 30 दिन से पहले त्यागपत्र दे दिए तो ठीक है, अगर 30 दिन तक नहीं त्यागपत्र दिए तो उसके अगले दिन आपका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर उससे पहले दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप नहीं रह सकते उस पोस्ट पे, ठीक है। हाँ, आपका नैतिकता ये कहता है कि आप पर आरोप लगा, आप उसको सिद्ध कीजिए, कि आप सिद्ध कीजिए कि नहीं, हम पे जो आरोप लगा वो गलत है। उसको अगर हम सिद्ध कर देंगे और मेरे पे जो आरोप लगा था वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर से आप इस पद पर आ जाइएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो सरकार का ये कहना है, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर का नैतिकता को क्या करेगा, उजागर करेगा, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो ये सरकार का पक्ष है। विपक्ष का पक्ष ये है, विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि नहीं, आप लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं, आप विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जहाँ पे विपक्ष की कोई भूमिका नहीं। बोले कैसे, बोले ऐसे, आप ऐसे समझिएगा कि एक तो पहला चीज़ कि जो एजेंसी जैसे ईडी है ना, वो कहीं रेड करेगा या किसी को हिरासत में लेगा,
तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, और कौन ईडी का हिम्मत होगा जो प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करे? एक तो पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अभी पिछले कई सालों में ये भी देखा गया है कि सरकार में कि विपक्ष में जो लोग रहे उन पर आरोप, गंभीर आरोप लगता है, लेकिन वो जैसे सरकार के मतलब बीजेपी में या एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो फिर जो विपक्ष बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन हो जाता, मतलब धुल जाता है उनका दाग, मतलब ख़त्म हो जाता है वो मामला। तो फिर कोई ईडी उडी सब फिर ख़त्म हो जाता है मामला। बहुत गंभीर से गंभीर आरोप लगा है लेकिन उन पर कुछ होता नहीं है, लेकिन विपक्ष पे लगातार क्या होता है प्रहार, जैसा अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन लोग को हिरासत में रखा गया था, अच्छा खासा दिन हिरासत में थे वो लोग, लेकिन कोई भी सत्ताधारी ऐसा नहीं देखा। तो विपक्ष का कहना है कि इसका दुरुपयोग होगा और जो केंद्र सरकार है इसका दुरुपयोग करेगा, और जिस भी राज्य में बीजेपी का या एनडीए का सरकार नहीं है, मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसका सरकार है उसका सरकार नहीं है, आपका विपक्ष का सरकार है, तो हो सकता है कि उस राज्य में आप क्या कर सकते हैं, उस राज्य में खेला कर सकते हैं आप बहुत आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि हम हिरासत में ले रहे हैं, ये सीएम पोस्ट समाप्त होगा ना, सरकार थोड़ी गिरेगा, विधानसभा थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। और फिर ये जब मामला पता चलेगा कि नहीं ये आरोपी नहीं है तो फिर सब आ जाइए पद पे, क्या दिक्कत है, सरकार का ऐसा कहना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप वो जो सीएम है या फिर अन्य मंत्री हैं वो फिर से उन पर अगर आरोप लगे वो फिर आप में शामिल हो जाए और सरकार वहाँ पे चेंज हो जाए, सरकार आपका बन जाए। या फिर 7, 8, 10 मंत्री पे अगर आरोप लगे तो मेन मंत्री पता चला कि हिरासत में, बाहर है नहीं वो। अब जब बाहर नहीं है तो उनका जो पार्टी वो कमज़ोर हो जाएगा और लोगों को हो सकता है कि आप खरीद बिक्री होता ही रहता है ना, खरीद के आप अपने में मिला लें तो वहाँ पे सरकार चेंज हो सकता है ना। तो या फिर ये जो 10 मंत्री को आपने हटाया है उसका भी कहीं ना कहीं आप देख सकते, अगर मान लेते कि उनका सीट 10 मंत्री अगर वो हट जाते और कोई और है ना, जैसे किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या फिर किसी और को अन्य मंत्री बनाया जाता है, वो लोग हो सकता है आपके बीजेपी में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। और कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि चीफ मिनिस्टर जो है उनको कहीं ना कहीं खौफ रहेगा कि केंद्र सरकार से अब हमको थोड़ा सोच समझ के बात करना। अगर जहां हम उसके उल्टा बात किए, जहां केंद्र सरकार का मूड खराब हुआ तो तुरंत वो क्या कर देगा, हो सकता है कि ईडी अपना भेज के उसको 30 दिन से ज़्यादा का हिरासत में डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। बाद में आरोप तुम सिद्ध करते रहना। तो आप समझिएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से तानाशाही हो जाएगा यहाँ पे, और फेडरल स्ट्रक्चर पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। फेडरल स्ट्रक्चर पे जैसे डिवीजन ऑफ पावर का बात किया गया तो कहीं ना कहीं, अच्छा आपको पता है कि एक जैसे जब आर्टिकल 356 लगता है, इमरजेंसी का कंडीशन, जो प्रेसिडेंट रूल होता है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा वो बदल जाता है। फेडरल सिस्टम क्या चीज़ में बदल जाता है, यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है, एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। आपने देखा होगा वो चीज़ कि उसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो केंद्र सरकार रूल रेगुलेशन चलाता है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही क्या कर रहा है, राज्य सरकार पे या मुख्यमंत्री पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ देखना, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या हो रहा है, प्रहार हो रहा है। तो ये सब चीज़ आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर कि ये बिल जो है वो सही नहीं है, और आपका जो इतिहास इधर से रहा है वो भी सही नहीं रहा। विपक्ष पे लगातार आप हमला करते हैं, विपक्ष पे ही है ना, ईडी सीबीआई सब रेड होता है, जैसे वो सत्ताधारी में उसके पार्टी में आ जाता है फिर सारा चीज़ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है इसमें किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया जाएगा। तो एक तो आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल 75 में अमेंड किया जाएगा, एक आर्टिकल 164 में, और एक आर्टिकल 239A इसमें अमेंड किया जाएगा। यदि ये एक्ट बन जाता है तो इसमें अमेंड कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये एक्ट बन पाएगा, क्योंकि 2024 से पहले हो भी सकता था, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के पास, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसको पास करने के लिए आपको पता है कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, और राज्य से जुड़ा हुआ मामला है तो आधा राज्य की अनुमति की भी ज़रूरत होगी। मामला गंभीर भी है, विपक्ष इससे खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से हथियार आ जाएगा, और लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा हथियार लाना भी सही नहीं है, और कहीं ना कहीं ये फिर लोकतंत्र को क्या करेगा, कमज़ोर करेगा, ऐसा विपक्ष कहना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद पास हो पाए, देखते हैं आगे क्या होता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, जेपीसी क्या कहता है आगे हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।